हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवा ओझा और आज हम आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाने वाले हैं जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है। दोस्तों, क्लास 12 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट वन में इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फोर्सेस, पार्ट टू में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में हम जानेंगे। मे भी आप पिछले क्लासेस में भी आप इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बेसिक जानकारी रखते होंगे, लेकिन आज बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक से डेफिनेशन हम दोस्तों इसको लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्जेस क्या है? चार्जेस है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्जेस have intrinsic property which can be transferred which can be transferred from one medium टू another। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू डिफरेंट मोड्स, अलग अलग मोड से। ठीक है, ये डेफिनेशन थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। चार्जेस के पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसकी हिडन प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चार्जेस के पास खुद की प्रॉपर्टी होती है, विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, चार्जेस को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। हर एक बंदे की अपनी प्रॉपर्टी, से हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इस बोर्ड की अपनी प्रॉपर्टी होगी। वैसे चार्जेस है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो है, ये वर्ड आप जरूर नोट करिएगा। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं अलग अलग मोड से। ठीक है, कभी हम वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके बोर्ड्स में वगैरह जो होम अप्लाइंसेस हम यूज करते हैं। ठीक है, फैंस वगैरह, एसी, फ्रिज, कूलर्स वगैरह। ठीक है, तो उसमें एक मीडियम से चार्जेस दूसरे मीडियम में इंटर करता है, तभी हमारा फैन वगैरह चलता है, एसी, फ्रिजेस चलते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो यही चीज है, यही डेफिनेशन है। और एक डेफिनेशन बेसिक से और इसकी लिखते हैं और क्लियर आपको करेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो it is also it is also a property of matter. It is also a property of matter. It is also a property of matter. It is also a property of matter which is just like a mass, which is just like a mass. ठीक है, which is just like a mass। इसका मतलब क्या है? मास, मास के बारे में आप पिछले क्लासेस में जरूर पढ़े होंगे। 7th 8th 9th 10th बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं मास। ठीक है, मैटर कंटेंट बाय बॉडी। तो जिस तरीके से मास का जो है, जितनी मैटर्स हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिस जैसे जस्ट लाइक अ मास है। ठीक है, उसी तरीके से चार्ज की भी प्रॉपर्टी है। जैसे मास की प्रॉपर्टी है, जैसे आप ग्रेविटी पढ़ के आए हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का भी फार्मूला आप देख के आए हैं, F इक्वल टू जी m1 m2 upon r स्क्वायर। ठीक है, ठीक आगे आप कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो काम ग्रेविटेशन में मास करता है वही काम इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्ज करेगा। ठीक है, जैसे उसको हम मास को मतलब एक प्रॉपर्टी बना के आगे के चैप्टर्स में डेप्थ में पढ़े थे। ठीक है, और आप 11th में पढ़ के आए हैं। ठीक उसी प्रकार हम चार्जेस को भी एक प्रॉपर्टी मान के आगे और डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे और डेप्थ में पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने डेफिनेशन लिखा, इट इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच इज जस्ट लाइक अ मास। मास की तरह, एकदम एकदम बिल्कुल मास की तरह। ठीक है, अब चार्जेस क्या होते हैं और अच्छी तरीके से इनके द्वारा फिनोमेना कौन कौन सा होता है। ठीक है, और इसको और अच्छी तरीके से जानने के लिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमको जानना जरूरी है। ठीक है, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स जिनसे एटम मिलके बनता है। ठीक है, एटम क्या है? एटम इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनसे एटम मिलके बनता है। अब एटम किनसे मिलके बनता है? एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनता है। ठीक है, एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। आइए हम थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बना देते हैं।
मान लीजिए न्यूक्लियस, ठीक है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों साइड चक्कर लगाता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, थोड़ा सर्किल से आप लोग ठीक है, यहाँ हम छोटा सा न्यूक्लियस बना देते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये कोई भी एटम है, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि चार्जेस को समझने के लिए पहले हमको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानना जरूरी है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनसे एटम मिलके बनता है, इसी वजह से मैं आपको एटम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि ये होता क्या है। बोल तो रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि होता क्या है, दिखाऊंगा बोर्ड पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों साइड चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियस के चारों साइड चक्कर लगाता है। इसमें क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों साइड, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों साइड चक्कर काटता है, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के चारों साइड चक्कर काटता है, ठीक है, वही चीज है। अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। प्रोटॉन कैरीज, प्रोटॉन कैरीज, प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्जेस, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन पे आपको नेगेटिव चार्जेस देखने के लिए मिलेगा। एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्जेस, न्यूट्रॉन हैज नो चार्जेस, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, इसमें कोई चार्जेस नहीं होता। अब आइए हम इसकी वैल्यूज के बारे में थोड़ा जानते हैं कि सब पे चार्जेस कितना होता है। तो चार्जेस ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो चार्जेस हैं वो कितना होता है, मैंने बताया पॉजिटिव चार्जेस तो प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, कूलाम जो है चार्ज की यूनिट होती है, ठीक है। सिमिलरली चार्जेज ऑन इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली चार्जेज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। अब इसको प्लस ई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको प्लस ई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको माइनस ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ई क्या है अभी हम बताते हैं, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यूज हैं ये कन्वेंशनल वैल्यू हैं, ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस से निकाली गई वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखिएगा, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ठीक है, कन्वेंशनल वैल्यूज हैं। ई क्या होता है, वेयर ई इक्वल टू फंडामेंटल यूनिट ऑफ फिजिक्स, फंडामेंटल यूनिट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये फिजिक्स का फंडा ई जो है, ई आपको काफी जगह देखने के लिए मिलेगा, तो आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। और एक एग्जांपल हम आपको लेकर बताते हैं, जैसे ये मार्कर है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर का एग्जांपल हम आपको लेते हैं, जैसे मार्कर है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्जेस नहीं है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्जेस नहीं है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का ही खेल है, ठीक है। तो ये मार्कर है, ये मार्कर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल कहने का मतलब ये है जितने जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इस पे हैं, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पे हैं, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं इस मार्कर पे, उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं। तो नेट चार्जेस इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब
अब क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट कर दें, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लें, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बाहर निकाल लें इस मार्कर में से, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से ये मार्कर पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। तो चार्जेस इस तरीके से वर्क करते हैं। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से इस मार्कर में एम्बेडेड कर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो ये मार्कर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो चार्जेस का सिस्टम कुछ इस तरीके से चलता है। ये बेसिक बात हो गई। हम अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, ठीक है, और इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आइए, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग डालते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी हमको जो देखने के लिए मिलती है हमारी एडिटिव इन नेचर। चार्जेस जो होते हैं नेचर में एडिटिव होते हैं, ठीक है। चार्जेस नेचर में एडिटिव होते हैं। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चार्जेस आर स्केलर, स्केलर ड्यू टू विच we add up them या sum up them algebraically, ठीक है। अब इसके कहने का क्या मतलब है, स्केलर का क्या मतलब है, ठीक है। दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। स्केलर क्वांटिटी में जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, अलजेब्राइकली ऐड करने का मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी के अंदर, कि जैसे 2 + 2 = 4 होता है, 2 - 2 = 0 होता है, उसी तरीके से जस्ट चार्जेस में जो चार्जेस मिलेंगे हमको, उसमें हम जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे, ठीक है। जैसे 2 कूलम + 2 = 4 कूलम हो जाएगा। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि स्केलर है ये, ध्यान रखिएगा, स्केलर। यही वेक्टर होता तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। वेक्टर होता तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। वेक्टर होता तो जैसे मान लीजिए कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो इसको भैया ऐड करने का अलग रूल है, ठीक है। इसको ऐड करने का अलग रूल है। अब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करते जाएंगे, ये स्केलर होने की वजह से हम इस पे अलजेब्राइकली इसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, ये आपको क्लियर हुआ। एग्जांपल लेते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेट्स से 6 कूलम, 2 कूलम, -4 कूलम। कोई बॉडी पे इतना चार्ज है और आपसे कोई पूछ लिया कि नेट चार्जेस कितना होता है, नेट चार्जेस कितना होता है। तो नेट चार्ज कैलकुलेट करने के जैसा मैंने कहा, सिंपल आपको ऐड करना है। तो भैया 6 कूलम + 2 कूलम, अब माइनस के 4 है तो माइनस कूलम, ऐसा नहीं माइनस से फिर भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ऐड करना है, मतलब हमको सिर्फ अगर माइनस आएगा तो माइनस ही करना है। तो 6 × 8, 8 में 4 जाएगा तो 4 कूलम, ओवरऑल इसका 4 कूलम हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको, ठीक है। जैसे 6 कूलम, किसी बॉडी पे 6 कूलम चार्ज है, बाहर से आप 5 कूलम चार्ज दे दीजिएगा, तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, बस सिंपल ऐड कर देना है। 6c + 5c = 11c, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, क्या वो मार्कर नहीं चल रहा है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वांटाइज्ड कहने का कोई चीज क्या मतलब है,
ठीक है। क्वांटाइज करने का क्या मतलब है? क्वांटाइज करने का मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, ये मार्कर वाला कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितने हैं, नेगेटिव चार्ज उतने हैं, नेगेटिव वाला। तो हमने आपको यही बताने की कोशिश की कि कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से मार्कर है, मैंने मार्कर का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स को ही हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो ई के मल्टीपल में होगा, ठीक है, ई के मल्टीपल में होगा। और भैया इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, फ्रैक्शन में होना चाहिए। स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स arises charges at any object, किसी भी ऑब्जेक्ट पे। मैंने आपको मार्कर का लेके एग्जांपल समझाया था, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन arises, इस मार्कर में इलेक्ट्रॉन्स का ही तो मूवमेंट हम लोग कर रहे थे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स arises चार्ज एट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट इट शुड बी, it should be, but it should be the integral multiple, but it should be the integral multiple, ठीक है। बट इट शुड बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई क्या है? ई फंडामेंटल यूनिट ऑफ फिजिक्स है, जो मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो इंटीग्रल मल्टीपल का क्या करने का मतलब है? इसका फार्मूला भी होता है Q इक्वल टू एन ई, ठीक है। Q इक्वल टू एन ई। एन क्या होता है? एन इंटीजर होता है, एन इंटीजर होता है, या फिर इसको स्टेप साइज भी बोलते हैं भैया, इसको स्टेप साइज भी बोलते हैं। स्टेप साइज का कहने का क्या मतलब है? 0 इलेक्ट्रॉन से फिर 1 हो गया, फिर 2 3 4, तो स्टेप में ही बढ़ेगा, पॉइंट में नहीं होगा। 1.2 1.3 1.4 2.1 इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टी चिल्ला चिल्ला के भैया यही बोल रही है, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, लेकिन ई के मल्टीपल में निकलेंगे। ई क्या था मैंने आपको बताया? फंडामेंटल यूनिट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो भैया स्टेप साइज 0, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ऐसा नहीं है कि पॉइंट आएगा, पॉइंट नहीं आना चाहिए, नहीं तो खेला गड़बड़ हो जाएगा। -2e, ठीक है, -3 -4e, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या है ये भी हम आपको समझाते हैं। जैसे आप जरूर ये सुने होंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो उसका कहने का क्या मतलब है कि दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह चार्ज जहां भी मिलेगा आपको कंजर्व मिलेगा, ठीक है। लेकिन सिस्टम क्लोज होना चाहिए। एक बार फिर सुनिए, चार्जेस ऑलवेज बी कंजर्व, चार्ज हमेशा आपको कंजर्व फॉर्म मिलेगा, लेकिन क्या है? सिस्टम क्लोज होना चाहिए। जैसे आइसोलेटेड सिस्टम, एक एग्जांपल हम आपको लेते हैं। जैसे ये रूम है, ठीक है, ये रूम को अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम बनाएं, सबका इस रूम में जो जो भी चीजें रखी हैं सबके पास अपना अपना चार्जेस है, इस मार्कर का भी चार्जेस है, इस बोर्ड का भी चार्जेस है, हमारे पास भी चार्जेस है, ठीक है। तो इसको अगर हम रूम को क्लोज्ड सिस्टम बना लें, ठीक है, क्लोज सिस्टम कहने का क्या मतलब है? ना यहाँ से कोई बाहर जा पाए, ना बाहर से कोई भी अंदर आ पाए, ना यहाँ से कोई बाहर जा पाए, ना बाहर से कोई अंदर आ पाए, यही क्लोज्ड सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में नेट चार्जेस रिमेन्स कंजर्व, जितने चार्जेस यहाँ हैं अभी उतने चार्जेस ही रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए ठीक है, स्टेटमेंट लिख देते हैं। Under an isolated system, under an isolated system मतलब क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड सिस्टम कर लीजिए, पाथ क्या कहेंगे? अंडर अ क्लोज्ड सिस्टम नेट चार्जेस
net charges remains conserved। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, मार्कर ही नहीं चल रहा है मतलब एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे भैया एक क्लोज सिस्टम हो गया। ठीक है, ये क्लोज सिस्टम हो गया, एक 5 कूलम का चार्ज है, एक 2 कूलम का चार्ज है, एक 6 कूलम का चार्ज है। ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अभी हमने आपको बताया आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब सिंपल आप जान लीजिए, हमको बाहर से कुछ नहीं लेना देना। जैसे हम कहेंगे कि हम भैया आइसोलेटेड हैं, तो मतलब हमको बाहर से, अपने सराउंडिंग के बाहर से कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो वही चीज हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्जेस रखे हैं। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन अगर होगा, कोई भी रिएक्शन अगर होगा, ठीक है, तो अगर ये आपस में मर्ज कर गए किसी भी रिएक्शन की वजह से, 5 6 आपस में मर्ज कर गया, ठीक है, 11 हो गया मान लीजिए, तो हम आपसे ये पूछते हैं ये कितना होगा। फिर भैया कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टी लगा दी है। पहले हम नेट चार्जेस का देखते हैं, नेट कितना है, 6 5 11 2 12 13 13 गुना। तो किसी भी कंडीशन में यहाँ 13 है तो यहाँ पे 13 होना चाहिए। तो यहाँ है कितना, 11, कितने की कमी है, 2, x इक्वल टू 2 गुलाम होगा। ठीक है, कहने का मतलब है एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्जेस पार्टिकल्स बदल सकते हैं। ठीक है, 6 और 2 भी ये मर्ज कर सकता है, जरूरी नहीं 6 और 5 भी मर्ज करे, लेकिन जितना चार्जेस यहाँ होना चाहिए उतना ही यहाँ होना चाहिए। ठीक है, जितना यहाँ होना चाहिए उतना भी वहाँ होना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। यहाँ अगर 13 है तो यहाँ कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। यही मतलब है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का। ठीक है, नेट चार्जेस रिमेन कंजर्व्ड अंडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से हम चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में हमने जाना। ठीक है, अब चूंकि चार्जेस हैं, चार्ज कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स भी लगाएंगे एक दूसरे पर। ठीक है, तो बस वही अगला हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस लगेंगे वो हम जानेंगे। ठीक है, तो फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से फोर्सेस। ठीक है, ये जानने से पहले और इसको अच्छी तरीके से क्लैरिटी इसमें ले आने के लिए हमको कूलम्स लॉ जानना चाहिए। बिना कूलम्स लॉ को हम इस फोर्स के बारे में जानना तो क्या हम इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। तो कूलम्स लॉ का ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कूलम्स लॉ हम स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बारे में हम बारी बारी से कूलम्स लॉ को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। तो कूलम्स लॉ होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जान है इस चैप्टर की, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ ये बोलता है कि फोर्सेस exerted between 2-point charges, 2-point charges, 2-point charges, नंबर 1 क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन to the product of magnitude of charges। ठीक है, क्या मतलब है कि जो फोर्सेस 2 पॉइंट चार्जेस क्या होगा अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी सुन लीजिए बस। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस एक्सर्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन 2 चार्जेस के
मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, जो भी फोर्सेस लगेगा, फोर्सेस के बारे में हम पढ़ा ही रहे थे। ठीक है, जो भी फोर्सेस एग्जर्ट होगा चार्जेस की वजह से, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, ये पहला बोलता है। दूसरा क्या बोलता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अभी हम देंगे, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है? फोर्सेस, जो फोर्स लगेगा, अभी जिस फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, वुड बी along the line joining, the line joining, the line joining between 2 point charges। ठीक है, 2 point charges, 2 point charges को जो लाइन ज्वाइन करेगी फोर्सेस उसी के अलॉन्ग लगेगा। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करेगी फोर्सेस उसी के अलॉन्ग लगेगा, यही कूलम्ब्स लॉ साहब बोलते हैं। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि पॉइंट चार्जेस का जानना बेहद जरूरी है, पॉइंट चार्जेस का जानना बेहद जरूरी है, वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर लिए होंगे। पॉइंट चार्जेस क्या होता है उसको बता दे, तब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे। पॉइंट चार्जेस क्या होता है? पॉइंट चार्जेस क्या होता है, आप समझिएगा कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अगर हम क्लोज जाएं, जैसे ये बोर्ड है, इसके अगर हम क्लोज जाएं और नजदीक जाएं तो हमको बोर्ड देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लार्ज लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसी बोर्ड को हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएं, एक डिस्टेंस देखें, ठीक है, और ज़्यादा डिस्टेंस देखें, करीब से ज़्यादा डिस्टेंस देखें, बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये बोर्ड धीरे धीरे आपको पॉइंट की तरह दिखेगा, धीरे धीरे आपको पॉइंट की तरह दिखेगा। कहने का क्या मतलब है, हम इसका फिजिकल डायमेंशन नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक बहुत ही आपके लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल हम देखते हैं जो आप डेली बेसिस पर देखते होंगे। आप अपने घरों में जब जब छत पर जाइए तो रात में जो तारे निकलते हैं आप तो उसको देख अर्थी से रहे हैं और आपको अंदाजा नहीं है कि वो जो तारा आपके अर्थ से कितना बड़ा है। ठीक है, स्टार्स बहुत बड़ा होता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन आप अर्थ से देख रहे हैं, अपने घर से देख रहे हैं, छत से देख रहे हैं, तो एकदम पॉइंट की तरह दिखता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसके फिजिकल डायमेंशन को हम इग्नोर कर चुके हैं, नेगलेक्ट कर चुके हैं, तभी तो दिख रहा है। कैसे हुआ? डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ। तो वही खेल हमारा चार्जेस में भी है। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। वी इग्नोर, ऐसे लिखते हैं सिंपल, वी नेग्लेक्ट द फिजिकल dimension of the charges and due to distance involved, due to distance involved, due to distance involved, due to distance involved, distance involved होने की वजह से, due to distance involved, due to distance involved, charges appears to be point like, to be
point like. Hence we called them point charges. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इनके फिजिकल डायमेंशन को इग्नोर कर देते हैं. जो चार्जेस है, चार्जेस ये हो गया आपका, ठीक है, Q1 हो गया, Q2 हो गया, तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बोर्ड में लिखे हैं, तो इनका जो खुद का फिजिकल डायमेंशन है वो हम इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, उसके फिजिकल डायमेंशन से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि डिस्टेंस इसमें इन्वॉल्व हो जाता है. तो ये स्टेटमेंट हमने लिखा, इसी वजह से पॉइंट की तरह दिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ हमने पॉइंट चार्जेस जान लिए. अब कूलम्ब्स लॉ जो हमने आपको पहले बताया, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दें. ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे पहला स्टेटमेंट लिखा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड. ये मैग्नीट्यूड लगाने, ये मॉड लगाएंगे तभी मैग्नीट्यूड, ये मॉड होना चाहिए. ठीक है, मॉड का मतलब इसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव. ये मैग्नीट्यूड जो है, ये मॉड मैग्नीट्यूड को ही यहाँ पे दिखाता है, तो घबराइएगा मत. ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है. ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो आप सब जानते हैं कांस्टेंट आता है. F इज इक्वल टू के नाम का कांस्टेंट आएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. मार्कर थोड़ा धोखा दे रहा है हमारा. ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब के बारे में हम जान लेते हैं, K इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9. यूनिट कैसे जानते हैं, SI यूनिट इसकी हम लिखेंगे, यूनिट को एक तरफ कर देते हैं. ये फोर्स, ये न्यूटन हो गया, फोर्स की यूनिट. ठीक है, ये डिस्टेंस इधर जाएगा तो न्यूटन, यूनिट जानते होंगे आप, मीटर स्क्वायर, कूलम पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई. ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो के की. अब के को एक तरीके से और लिखा जाता है. ठीक है, के को एक तरीके से और लिखा जाता है, K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं. ये ग्रीक वर्ड है. ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है. ठीक है, इसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट. इसको हम एप्सिलॉन यहीं लिख देते हैं, इसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं. ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, ना ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए जरूरी. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12. जो यूनिट है इसी का रिवर्स कर दीजिए. ठीक है, इसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं. आप अच्छी तरीके से एक बार इसको देख लीजिए. ठीक है, इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं. ये हो गया कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला. ठीक है, कूलम्ब्स लॉ को ओवरऑल हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ एडजस्ट कर देते हैं. F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मैग्नीट्यूड के अंदर बॉन R स्क्वायर. ठीक है, इसको ओवरऑल इस तरीके से लिख सकते हैं. ये इससे क्या है, इससे हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे. और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है. अब वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड वैल्यू भी होती है, डायरेक्शन भी होता है. तो ये मैग्नीट्यूड को हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड को यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे कूलम्ब्स लॉ के डायरेक्ट फार्मूले से. और डायरेक्शन कहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो बस डायरेक्शन को ही जानने के लिए हमको पोलैरिटी ऑफ चार्जेस के बारे में जानना है. मे भी आप जानते होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार आप और अच्छी तरीके से जान लीजिए पोलैरिटी ऑफ चार्जेस. आप इसको नोट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद एक हम छोटा सा न्यूमेरिकल करा देंगे, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा.
हमारी हेडिंग होने वाली है। इधर लिखते हैं तो मार्कर चलता है, उधर लिखते हैं तो नहीं चलता। पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। पोलैरिटी ऑफ चार्जेस क्या है? ठीक है, हम डायरेक्शन का पता तभी लगा सकते हैं जब हमको पोलैरिटी का नॉलेज होगा। ठीक है, डायरेक्शन का पता हम तभी लगा सकते हैं जब हमको पोलैरिटी का पता होगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा लिख लेते हैं। तो डायरेक्शन, डायरेक्शन इज डिफाइंड व्हेन वी नो अबाउट पोलैरिटी। पोलैरिटी के बारे में हमको जानना जरूरी है। पोलैरिटी कुछ खास नहीं है, बस यही सेम चीज है कि लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल, मतलब जैसे ये प्लस का चार्ज हो गया और ये भी प्लस का हो गया, तो ये रिपेल करेंगे। रिपेल करने का क्या मतलब, आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, पुश करेंगे, एक दूसरे से पुश करेंगे। लाइक चार्जेस एक दूसरे को पुश करेंगे। ठीक है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव का प्लस प्लस का हो, चाहे माइनस माइनस का भी हो। लाइक चार्जेस अगर होंगे तो एक दूसरे को पुश करेंगे, दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो प्लस का हो। ठीक है, एरो दिख रहा है इनके साइड जाते हुए, चाहे वो माइनस का हो, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पोलैरिटी। पोलैरिटी के बारे में आपको जानकारी मिल गई। ठीक है, अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देते हैं, आपको कूलम्ब्स लॉ और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने चार्जेस के बारे में जाना। ठीक है, चार्जेस होता क्या है, उसका फंडामेंटल डेफिनेशन हमने जाना। ठीक है, काम कैसे करता है, उसकी वजह से होने वाले फिनोमेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं तो वो क्या होते हैं, कैसे किसी ऑब्जेक्ट पर वो काम करते हैं। ठीक है, चार्जेस के बारे में उसके बाद हमने प्रॉपर्टी यानी एडिटिव प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, वो सब क्या होते हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगता है वो हमने जाना। उसी के तहत एक लॉ है कूलम्ब्स लॉ, उसको मैंने बताया। कूलम्ब्स लॉ में हमने ये जाना कि इसमें जो इसका फार्मूला है ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए है। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड हम कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट कर लेंगे, कूलम्ब्स वाले फार्मूला से। लेकिन हमको डायरेक्शन बताने के लिए पोलैरिटी का जाना जरूरी है, तो मैंने थोड़ा सा पोलैरिटी के बारे में बताया। साथ ही साथ आपको उससे पहले मैंने पॉइंट चार्जेस के बारे में बताया कि अगर डिस्टेंस इन्वॉल्व हो किसी भी ऑब्जेक्ट में तो वो क्या है, पॉइंट चार्जेस की तरह आपको दिखेगा। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल अब हम कर लेते हैं तो आपको कूलम्ब्स लॉ और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन ये है, मान लीजिए एक चार्ज है, इसको हम Q1 नाम लेते हैं, Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू है 1 नैनो कूलम, इसकी वैल्यू है 4 नैनो कूलम। तो भैया क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स बिटवीन, find the force between the charges। ठीक है, find the force between the charges। क्वेश्चन है, दो पॉइंट चार्जेस है, अलग अलग उनका वैल्यू दिया है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको फोर्स कैलकुलेट करके बताना है। तो आइए, सिंपल है। ठीक है, हम कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फार्मूला कूलम्ब्स लॉ में अभी भी जाना था थोड़ी देर पहले। और यूनिट आपको कभी कभी चेंज करके दे देगी, तो यूनिट के बारे में आपको थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है,
1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बेसिक यूनिट है, वो आपको जानना चाहिए, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर को मीटर बदलना हो तो उसका रिवर्स कर दीजिए, तो ये सब आप छोटी क्लासेस में जानते होंगे। तो आइए हम डायरेक्ट फार्मूले में रखते हैं। एफ इक्वल टू के की वैल्यू हमने आपको पहले बताया 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। Q1 पहला 1 नैनो गुलाम को अगर गुलाम में बदलेंगे तो क्या होगा, 10 की पावर -9, ठीक है। तो 1 है तो 10, अगर 1 ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये है 4 है, 4 नैनो गुलाम, तो 4 इंटू 10 की पावर -9 हो गया आपका, ठीक है। डिवाइड में सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये 10 है, और बस उधर रिवर्स में जाएगा तो 10 की पावर -2 है, और ये ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, ये फार्मूला में सेट हो गया, कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, अगर इसको ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड होगा, तो पावर इक्वल और अपोजिट है तो यह कैंसिल हो जाएगा, ये 9 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 9 4 जा 36 इंटू ये ऊपर बचा 10 की पावर -9। डिवाइड में आपको क्या बचा, ये 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर 2 मतलब 10 स्क्वायर बना देगा, और 10 की पावर -2 को 10 की पावर -4 बना देगा, तो 10 की पावर -4 10 की पावर 2 दोनों अगर हम बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर नीचे क्या बचेगा 10 की पावर -2, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -7, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इतना फोर्स आपका आ गया। अब हमको डायरेक्शन भी अगर निकालना हो तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि डायरेक्शन दो पॉइंट के बीच में जो लाइन होती है उसी के लॉन्ग लगता है, तो यह Q1 Q2 पर जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा Q2 भी Q1 पर उतना ही लगाएगा, ठीक है। तो कितना है वैल्यू, ये 36 इंटू 10 की पावर -7, यहाँ भी 36 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस ये लगाएगा। तो ये है न्यूमेरिकल कूलम्स लॉ से रिलेटेड। आगे के टॉपिक्स में हम आपको और अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे और कूलम्स लॉ का क्वेश्चन और अच्छी तरीके से कराएंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।